ईटा टेस्ट प्रिपरेशन सीरीज़ में आज हम पीएसटी का जो स्क्रीनिंग टेस्ट कंडक्ट हुआ है हज़ारा डिवीज़न के लिए जुलाई 19, 2025 को, उसमें मैथमेटिक्स और साइंस एमसीक्यूज़ को देखेंगे और उनको समझने की कोशिश करेंगे। आगे की तरफ जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में ईटा इंजीनियरिंग, एमडी कैट या ईटा की जो टेस्ट्स हैं रिगार्डिंग दी टीचिंग जॉब्स वो आपको अपडेट्स इन टाइम मिलती रहें। सो वी मूव विद द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर है कि द पाई ग्राफ शोज रऊस मंथली एक्सपेंडिचर, और उसकी जो मंथली एक्सपेंडिचर है वो 7,200 रुपीज़ है। ग्राफ पर जो एक्सपेंडिचर शो किया गया है वो 70 डिग्री है। ठीक है, दिस इज़ एक्चुअली 70 डिग्री। सो व्हाट अमाउंट डज ही स्पेंड ऑन एजुकेशन। तो इसमें पाई ग्राफ में आपको अगर 70 डिग्री है तो पाई ग्राफ में आपके पास होंगे तो टोटल 360 डिग्रीज। तो आपने क्या करना होगा कि जितना भी आपको ये परसेंट डिग्री दिया हुआ है तो 70 आउट ऑफ 360 डिग्री हो जाएगा, और फिर उसको आप क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल अमाउंट से। तो ये हमारे पास टोटल अमाउंट 7,200 है। इसी तरह अगर मैं 70 डिग्री के बजाय 60 या 50 या 40 होता तो फिर उसको हम क्या कर सकते थे, इसके मुताबिक चेक कर सकते थे। ऐसा भी हो सकता था कि 40 डिग्री जो है वो एक लेट्स से एजुकेशन के लिए होता और 20 डिग्रीज़ जो है वो कोई रेंट वगैरह पे लग जाता, तो उनको अगर हम अलग-अलग से कैलकुलेट करते और फिर उसको टोटल करने का आसान तरीका था। मतलब पहले मैं 40/360 लगाता, फिर 20/360 लगाता, फिर ये वैल्यू आ जाती टोटल और फिर उसको हम ऐड कर लेते। तो यहाँ पर चूँकि 70 डिग्री शो किया गया है तो इसको अगर आप सॉल्व करें, वो सिंपल सी सोल्यूशन है। ये आपका 10 यहाँ से हट जाएगा और 36 1s are 36, 2s are 72 और ये 0 आ जाएगा ये वाला। तो अगर आपके ये दो नंबर्स मल्टीप्लाई कर लें तो ये 1400 जवाब आ जाएगा और ये आपके पास इसका करेक्ट ऑप्शन ये है। अगला क्वेश्चन मैथमेटिक्स पोर्शन में हमारे पास है दैट व्हाट इज़ द मोड ऑफ द डाटा सेट 3 5 7 8 9। तो मोड जो है बेसिकली हमारे पास क्या होता है, वो वैल्यू होती है जो कि बार बार रिपीट हो रही होती है। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर 5 रिपीट हो जाता, 2 जगहों पर आ जाता, तो इस वजह से यहाँ पर जो मोड है वो आपके पास एग्जिस्ट नहीं करता, कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं कर रही। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन ए है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन 72 एंड 7 टाइम्स अ नंबर इज 16, फाइंड द नंबर। तो इसकी सोल्यूशन सिंपल सी सोल्यूशन है, 72 और 7 टाइम्स अ नंबर। सो वो नंबर जो है वो हम कंसिडर कर लेते हैं कि वो लेट्स से x है, तो 72 से 7 टाइम्स ऑफ दैट नंबर, तो वो 7x हो जाएगा। रिज़ल्ट आता है इसका 16। तो अब इसको क्या कर लें, सॉल्व कर लें। इसका स्टेप क्या हो जाएगा कि 72 जो है वो आप यहाँ पर छोड़ दें और इससे 16 सब्ट्रैक्ट कर लें, ये लेफ़्ट साइड पर ले आएँ ये वाला, और ये 7x को शिफ्ट कर दें पॉजिटिव साइन के साथ अगली साइड पर। इससे आपके पास ये रिज़ल्ट आ जाएगा कि इसमें जो इसका इन दोनों का डिफरेंस होगा ये 56 आ जाएगा इज़ इक्वल टू 7x। दोनों को हम 7 पे डिवाइड कर देंगे और 7 8s are 56, हमारे पास ये जवाब आ जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज उस्मान सोल्ड अ कैन ऑफ ऑयल फॉर ₹7786 एट अ लॉस ऑफ 15%, कैलकुलेट हिज कॉस्ट प्राइस। तो इस केस में चूंकि सेलिंग प्राइस जो है वो हमारे पास 7,786 रुपीज़ है और जो लॉस परसेंटेज है वो 15% दिया गया है। सो जब लॉस इन्वॉल्व हो तो उस वक्त हमारे पास कॉस्ट प्राइस की शॉर्टकट आपको इक्वेशन का पता होना चाहिए है, दैट विल बी इक्वल टू सेल प्राइस डिवाइडेड बाय 1 माइनस लॉस परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100। या मिसाल के तौर पर जब ये हम यहाँ पर लगा देंगे तो इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, तो सेल प्राइस हमारे पास यहाँ पर है 7786,
1 माइनस लॉस परसेंटेज है 15%, तो मैं 15/100 लगा दूंगा। इससे आपके पास रिज़ल्ट आ जाएगा 7786 डिवाइडेड बाई 0.85, बिकॉज थोड़ा सा मैं अगर इसको स्टेप वाइज कर लूँ, सो ये बन जाएगा 1 माइनस ये 0.15 बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आप इसको लिख सकते हैं 7786 डिवाइडेड बाई 0.85, 1 से फिर 0.515 चला जाएगा तो 0.85 रह जाएगा, और इससे आपके पास जो आंसर आएगा दैट इज़ 9160 रुपीज़। इसी तरह ये जो वैल्यू हमने यहाँ पर लगाई है, इसमें ये आपके पास लॉस के केस में फार्मूला है 1 माइनस लॉस परसेंटेज, और ये वैल्यूज़ लगाकर आप इसका रिज़ल्ट निकाल सकते हैं। लेकिन मसला यहाँ पर थोड़ा सा है दैट इट नीड्स अ कैलकुलेटर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ in a library 11 persons arranged 319 books in 4 hours, ठीक है। in a library 11 persons arranged 319 books in 4 hours. How many persons are required persons, that is double time आ गया है, to arrange 725 books in 5 hours. तो अब इस प्रॉब्लम में देखें, सबसे अच्छी पहले जो चीज़ हमने देखनी है वो क्या करना है कि हमने रेट पर परसेंट पर आवर चेक करना है, ठीक है। रेट पर परसेंट पर पर्सन पर आवर, वो क्या बनेगा, सिंपल सी इंफॉर्मेशन है। 319 बुक्स हैं, 11 पर्सनस हैं और 4 आवर्स हैं, तो ये बन जाएगा 319 डिवाइडेड बाई 44 बुक्स पर आवर, ठीक है। अब यहाँ पर ज़ाहिर है यहाँ पर पर्सन भी हमारे पास आएगा, और इसकी वैल्यू अगर हम सिंप्लीफाई करें सो दैट विल बिकम 7.25। अब दूसरी तरफ आते हैं, अब हमने 725 बुक्स नेक्स्ट टाइम अरेंज करनी है और 5 घंटों में, ठीक है। सो टोटल रेट रिक्वायर्ड, नेक्स्ट जो हमारे पास नया रेट रिक्वायर्ड है, वो कितना है, वो है 725 डिवाइडेड बाई 5, क्योंकि 5 घंटे दिए हुए हैं। अब इसके लिए हमें क्या चाहिए है, ये आपके पास जो रिज़ल्ट है इससे आ जाएगा 145 बुक्स पर आवर। टू फाइंड द नंबर ऑफ पर्सनस रिक्वायर्ड, ज़ाहिर है अब हमें क्या करना है, लोगों की तादाद मालूम करनी है कि कितने बंदे चाहिए होंगे। सो उसके लिए हमें क्या करना होगा, टोटल रेट रिक्वायर्ड, काफ़ी मुश्किल क्वेश्चन है मतलब रेशो के केस में, टोटल रेट रिक्वायर्ड डिवाइडेड बाय रेट पर पर्सन पर आवर, रेट पर पर्सन पर आवर, और ज़ाहिर है वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, ये वाली। सो हम अगर इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, मतलब 145 को जो कि यहाँ पर इससे रिज़ल्ट आया था, इसको अगर हम डिवाइड करेंगे 7.25 पे, तो इससे हमारे पास रिज़ल्ट आएगा 20, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास इसका करेक्ट जवाब पड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रिज़ल्ट ऑफ राउंडिंग ऑफ 87.3 to 1756 to 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। सो यहाँ पर आप देखें, मैं अगर इस नंबर को लिखता हूँ 87.3 to 1756 और 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स छोड़ने हैं, तो 1 2 3 4 5 इनको मैं गोली मारूंगा, और ज़ाहिर है जिसको गोली मारनी है वो है 7, तो ज़ाहिर है 7 जो है दैट विल बी द लास्ट नंबर टू बी राउंडेड ऑफ, और 7 जो है दैट इज़ ग्रेटर देन 5। सो रूल क्या है कि जो बचने वाला नंबर है उसके साथ आप +1 कर देंगे। सो जवाब आ जाएगा 87.322, 1 के साथ 1 ऐड होगा,
और आपके पास ऑप्शन है, इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबिक रूम इज 7744 क्यूबिक मीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द रूम। सो इसमें देखें, चूंकि क्यूब की बात हो रही है, ठीक है, क्यूबिक रूम है, तो जाहिर है ये इसका जो वॉल्यूम होगा ये किसके बराबर है, एल क्यूब के है, और एल क्यूब बराबर है 2744 क्यूबिक मीटर, क्योंकि ज़ाहिर है क्यूब में सारे साइड्स बराबर होते हैं। तो मुझे अगर एल की वैल्यू चाहिए है तो इसका मैं क्यूब रूट ले लूँगा, 27744, इसका भी क्यूब रूट, तो ये क्यूब तो कैंसिल हो जाएगा, एल की वैल्यू आ जाएगी। और 27 में आप ये कर सकते हैं कि इसकी ज़रा जब आप फैक्टर्स निकालेंगे तो एक आपके पास आ जाएगा 2⁻³ मतलब 8, और दूसरा आ जाएगा 7⁻³ मतलब ये दोनों नंबर आपके पास आएंगे, तो ये 2744 आपके पास जवाब आएगा। इसका जब आप क्या निकालेंगे, क्यूब रूट निकालेंगे, सो ज़ाहिर है 2⁻³ इंटू 1/3 इंटू 7⁻³ इंटू 1/3, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और रिज़ल्ट हमारे पास क्या आएगा, 14 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ 3 बुक्स ऑफ आ क्लास 3 इज़ ₹126, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 8 बुक्स। सो इस केस में हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है कि 3 बुक्स हैं, क्लास 3 की छोड़ें कि क्या डिटेल है, उसकी प्राइस 126 है, ठीक है। सो 3 बुक्स और 126 इसकी प्राइस है। तो ज़ाहिर है एक बुक की हम पूछ लेते हैं कि कितनी होगी, तो ज़ाहिर है वो क्या होगी, 126 को 3 पे डिवाइड करें, 3 1s are 3, 3 4s are 12, 3 2s are 6, सो ये हो जाएगा 42 रुपीज़, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 8 बुक्स ख़रीदनी है, तो 8 बुक्स की प्राइस के लिए आपको क्या करना होगा, 8 से मल्टीप्लाई कर दें 42 को, सो 8 2s are 16, 1 आ जाएगा, 8 4s are 32 और 33, सो 336 आपके पास जवाब आएगा। दी ऑप्शन डी इज़ दी करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सम ऑफ 2/9, मतलब 2 डिवाइडेड बाई 9 एंड 1/3। तो इसमें बहुत मुश्किल सी चीज़ नहीं है, सिर्फ आप 2/9 यहाँ पर लगा दें प्लस 1/3, तो ज़ाहिर है दोनों का एलसीएम जो है वो 9 आ जाएगा। सो ये 2 प्लस, क्योंकि ज़ाहिर है 9 1s are 9 और 3 3s are 9, सो 3 1s are 3, सो यह आ जाएगा 5/9, ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन होगा। सिंपल एडिशन थी फ्रैक्शंस की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द फैक्टराइजेशन ऑफ 2x² - 7x + 3। तो इसमें फैक्टराइजेशन में आपको ये देखना पड़ेगा कि ये 2x² - 7x + 3 है, तो ज़ाहिर है 2 3s are 6, तो ज़ाहिर है हमें कोई ऐसा नंबर चाहिए जिसके प्रोडक्ट से 6 आए और सम से 7 की रिज़ल्ट आए। सो हम कर लेते हैं कि 2x² - 6x - x + 3, ठीक है। तो इनके मल्टीप्लिकेशन से 6 -6 और -1 के मल्टीप्लिकेशन से +6 आ जाएगा और सम से इनके -7 आ जाएगा, तो हमारा काम हो गया। सो 2x आप कॉमन कर लें, ये बन जाएगा x - 3, फिर उसके बाद -x1 कॉमन कर लें, ये बन जाएगा x - 3, सो x - 3 आपके पास एक फैक्टर हो जाएगा और 2x - 1 इसका दूसरा। तो देख लें कि आपके पास करेक्ट ऑप्शन क्या बनता है, 2x - 3 ये वाला गलत है, ठीक है। फिर उसके बाद 2x - 1 x + 3 ये भी नहीं है, फिर उसके बाद 2x + 1, सो ये 2x - 1 और x - 3, ये लास्ट वाला ऑप्शन आपके पास करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदर इज़ 3 times as old as his son. After 10 years, the sum of their ages will be 76 years. Find Heather's present age. तो इस क्वेश्चन में जो हैदर है उसके लिए हम h यूज़ कर लेते हैं और सन के लिए s यूज़ कर लेते हैं। तो पहले तो हमारे पास ये रिलेशन है कि हैदर जो है वो अपने सन के एज के 3 times है, सो h = 3s। 10 साल के बाद क्या होगा, 10 साल के बाद ये सिचुएशन इस तरह से आ जाएगी कि h + 10 हैदर की उम्र हो जाएगी, और ज़ाहिर है फिर ये लिखा हुआ है कि 10 साल के बाद इन दोनों के सम जो है
वो 76 होगा। तो H + 10 हैदर की उम्र हो जाएगी 10 साल बाद, और उसके साथ हम क्या कर लेंगे, सन की जो उम्र है वो तो ज़ाहिर है S है, सो S + 10 हो जाएगा एंड दैट विल बी 76। अब अगर आप इसको सिंपली सॉल्व कर लें तो मतलब कोई इतना मसला नहीं है इसमें, H + S + 20 इज़ इक्वल टू 76, ये 10 मैंने ऐड कर दिया, और इससे आ जाएगा H + S इज़ इक्वल टू 76 से आप 20 सब्ट्रैक्ट कर लें, सो दैट विल बी 56। अच्छा, अब जब H + S की वैल्यू आ गई 56, सो हमें पता है कि H जो है वो 3S के बराबर है। सो यहाँ पर H की जगह हम 3S लगा देंगे, 3S + S इज़ इक्वल टू 56, ये आ जाएगा 4S इज़ इक्वल टू 56। S की वैल्यू मालूम करने के लिए 56 को 4 पे डिवाइड कर दें, क्योंकि दोनों साइड पे हमने करना है, तो 4 लेफ्ट पे कट जाएगा, राइट पे आ जाएगा, और S की वैल्यू हो जाएगी 14 × 4 = 56, 14 साल। लेकिन हमें हैदर की प्रेजेंट एज चाहिए, तो हैदर है 3S के बराबर, सो 3 × 14 42 ईयर्स। तो ये आपके पास हैदर की प्रेजेंट एज अगर पूछी गई है तो ज़ाहिर है वो 42 ईयर्स है, लेकिन अगर सन की पूछी जाती तो वो 14 साल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 36, 44 एंड 56 कंप्लीटली। सो इस सिचुएशन में जब हमने ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र करना हो, चेक करना हो, क्योंकि डिवीज़न की बात हो रही है, तो उसके लिए हम क्या कर लेंगे, इनके फैक्टर्स निकाल लेंगे। सो पहले आप 36 के फैक्टर्स निकालें, फिर 44 के निकालें, और 56 के। तो टेबल्स वगैरह ज़ाहिर मैथमेटिक्स में आपको सही तरह से आनी चाहिए हैं। तो ज़ाहिर है 36 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 9 से, 6 9 से कटता है, 9 4 6 6 are 36, 12 से कटता है, 18 से कटता है, और 36 से कटता है। इसी तरह से 44 जो है 1 2 4 11, ठीक है। फिर उसके बाद अगला है 22 और फिर 44। इसी तरह से 56 के 1 2 4 7 7 8 56, 14 14 4 56, और 28 28 2 56, और 56। तो अब आप देखें कि इसमें कॉमन फैक्टर्स जो हैं वो क्या हैं, 1, ठीक है, फिर उसके बाद 2, ज़ाहिर है, फिर 4, और 4 के बाद आप अगर देख लें तो कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। ठीक है, तो इसमें आप देखें जो ग्रेटेस्ट डिवाइज़र है वो क्या है, 4 है। तो हमारे पास इसका जवाब जो है वो क्या बन जाएगा, ऑप्शन ए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असद बॉट 12 ट्यूब लाइट्स फॉर द होम विच कॉस्ट 6,900 रुपीज़ ऑल टुगेदर। What will be the price of 7 such tube lights? अगेन पिछले क्वेश्चन की तरह क्वेश्चन रिपीट हुआ है। 12 ट्यूब लाइट्स की प्राइस है इतनी, तो 7 की कितनी होगी, सिंपल सी बात है, आप एक ट्यूब लाइट की 12 पहले लिख लें, मैं आपको थोड़ा पूरा तरीका बता देता हूँ। 12 ट्यूब लाइट्स की प्राइस है 6,900। एक ट्यूब लाइट की पहले मालूम कर लें, 6,900 को डिवाइड कर दें 12 पे, इससे आपके पास रिज़ल्ट आ जाएगा 575 रुपीज़। फिर उसके बाद कितनी की करनी है, 7 ट्यूब लाइट्स की, ठीक है, TL मैंने लिख दिया ट्यूब लाइट के लिए, तो उससे 575 को 7 से मल्टीप्लाई कर दें, एंड व्हाट यू विल गेट 4,025 रुपीज़। तो ये आपके पास ये वाला जवाब करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लेंथ ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड क्रॉप फील्ड इज 31 मीटर, व्हाट विल बी इट्स पेरीमीटर। तो इसमें आप देखें जो स्क्वायर शेप्ड है ये क्रॉप फील्ड, तो ज़ाहिर है स्क्वायर के केस में जो पेरीमीटर होगा वो किसके बराबर होता है, 4 इंटू 1 साइड, क्योंकि सारी साइड्स बराबर होती हैं। सो एक साइड की लेंथ जो है वो 31 है, तो 4 को 31 से मल्टीप्लाई कर दें, यू विल गेट 124। सिंपल सा जवाब है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 6 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर, व्हाट आर द लिमिटिंग वैल्यूज ऑफ द थर्ड साइड। अब इस सिचुएशन में
जो अननोन साइड है वो लेट से अगर हम x ले लें, ठीक है। और जो इनइक्वालिटी थ्योरम में बड़ा टेक्निकल पॉइंट यहाँ पर मेंशन है कि इनइक्वालिटी थ्योरम में जो थर्ड साइड है वो या ग्रेटर होगा देन द डिफरेंस बिटवीन द टू, ठीक है। सो x ग्रेटर देन डिफरेंस बिटवीन टू साइड्स, जो कि ऑलरेडी गिवन है, ये पहली कंडीशन है, एंड लेस देन द सम ऑफ द टू गिवन साइड्स, लेस देन द सम ऑफ टू साइड्स जो कि गिवन है। तो जाहिर है डिफरेंस के लिए आप क्या कर लेंगे, 14 से 6 को सब्ट्रैक्ट कर लें, 6 और 14 हैं, यह बन जाएगा 8, और सम भी कर लें, सम से कम होगा तो 14 जमा 6 क्या हो जाएगा 20। तो अब आप रेशो निकाल लें, x जो है ये 8 से बड़ा होगा और 20 से छोटा होगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल विद एरिया गिवन बाय 2 + 5t - 12t स्क्वायर। तो चूंकि यहाँ पर रेक्टेंगल का एरिया दिया गया है और वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में दिया गया है, सो 2 + 5t - 12t स्क्वायर। तो जब हम इसको फैक्टराइज कर लेंगे तो ज़ाहिर है दोनों साइड्स आ जाएंगी जिनसे ये एरिया बना है, क्योंकि एरिया रेक्टेंगल का बराबर होगा किसके, मिसाल के तौर पर मैं अगर ये कोई रेक्टेंगल बनाता हूँ यहाँ पर, ठीक है, इस तरह से, तो ज़ाहिर है एक साइड ये है एक साइड ये है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट होगा। तो लेट से इन दोनों का हम पहले क्या कर लेते हैं, फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। फैक्टराइजेशन में आपको क्या मिलेगा, मैं इससे मैं माइनस कॉमन कर लेता हूँ, दैट विल बिकम 12t स्क्वायर और -5t और -2, ठीक है। अब इसकी फैक्टराइजेशन में अगेन क्या हमारे पास चीज़ आएगी कि हमने एक ऐसा नंबर देखना है जो कि 12 12 2s are 44 इसका प्रोडक्ट आए और 5 इसका डिफरेंस या सम के बराबर आए, ठीक है। सॉरी 44 नहीं, 12 2s are 24 ठीक है, ये 12 2s 24 आएगा। सो अगर हम इस तरह कर लें कि ये लिख लें 12t स्क्वायर और 24 जो है वो 8 ज़रब 3 से आएगा और इसका डिफरेंस जो है वो हमारे पास 5 बन सकता है और -5 बन सकता है। सो मैं -8t लगा दूंगा प्लस 3t लगा दूंगा -2, और इससे आपको मिलेगा क्या, -12t स्क्वायर। अच्छा इन दोनों में आप ज़रा कॉमन कर लें 4t, तो मैं जब 4t यहाँ से कॉमन लूँगा तो क्या बनेगा, यहाँ पर 4 हट जाएगा, 3t -2, ठीक है। और यहाँ पर तो सिर्फ बस एक ही आ जाएगा और तो कुछ है नहीं, यही चीज़ है, +1 और 3t -2। तो इस तरह से दो फैक्टर्स हमारे पास आ गए, ये वाली चीज़ कॉमन हो गई 3t -2। सो 3t -2 एक फैक्टर आ गया और दूसरा आ गया 4t +1। एक मिनट इसको ठीक कर लूँ मैं। सो 4t +1 हमारे पास दूसरा आ गया। तो चूंकि हमारे पास यहाँ पर यह नेगेटिव साइन आ रहा था तो ज़ाहिर है हम उसकी एब्सोल्यूट वैल्यूज़ लेंगे, मतलब मैग्नीट्यूड के लिए, सो दैट वी विल इग्नोर दिस नेगेटिव साइन। और 3t -2 और 4t +1 ये दोनों साइड्स हो जाएंगी, ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर ये एरिया है तो ज़ाहिर एरिया में जिस तरह मैंने आपसे कहा था मल्टीप्लाई होकर आया है। सो पेरीमीटर में क्या होता है कि पेरीमीटर होता है 2l + h, मैंने ये लेंथ और हाइट या विड्थ वगैरह लिख ली है, जो भी आप उसको कहते हैं। सो आप इसको चलें जी विड्थ लिख लें। सो इसमें आप देखें एक को लेंथ ले लें दूसरे को विड्थ ले लें। सो 2 3t -1 3t -2, ठीक है, प्लस 4t +1, ठीक है, दोनों ब्रैकेट के अंदर ऐड हो रहे हैं। सो 3t और 4t से बनेगा 7t और -2 + 1 से बनेगा -1।
सो दैट विल बिकम टोटल, फिर दोबारा मल्टीप्लाई कर दें 14t-2, ठीक है। तो ये जी आपके पास यहाँ पर वो ऑप्शंस गिवन नहीं है, लेकिन ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। 14t-2 टेक्निकल क्वेश्चन था, लेकिन आपको बेसिक तरीका आना चाहिए, उससे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सोनोरस? कार्बन, फास्फोरस, मेटल्स, वुड। सो सोनोरस जो है वो बेसिकली ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनको आप स्ट्राइक करते हैं तो बिल्कुल रिंगिंग साउंड पैदा करते हैं, ठीक है। सो इसमें हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? मेटल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डोलोमाइट इज अ कार्बोनेटेड सॉल्ट ऑफ, ऑप्शंस आर कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड एल्यूमिनियम, पोटासियम एंड मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड पोटासियम। सो इसमें आपके पास कैल्शियम एंड मैग्नीशियम जो है दैट विल बी दी करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। सिंपल से ये तो इंफॉर्मेशन बेस्ड, मेजॉरिटी जो साइंस के क्वेश्चंस हैं वो मेजॉरिटी इंफॉर्मेशन बेस्ड ही होते हैं, कुछ 2-3 चीज़ों में ऐसे कभी कभी रीजनिंग आ जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज which type of plants fulfill their nitrogen deficiency by digesting insects? Aquatic plants, evergreen plants, carnivorous plants and non-flowering plants. So इसमें हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज दी कार्निवोरस प्लांट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज discontinuous variation refers to traits that exist in distinct categories with no intermediate forms, change daily, show a continuous range of forms, have many intermediate stages. तो इसमें आप देख सकते हैं जिस तरह से डिसकॉन्टिन्यूस है तो ज़ाहिर है वहाँ पर जो फॉर्मेशन होगी, ठीक है, वो क्या होगी? डिस्टिंक्ट कैटेगरीज विद नो इंटरमीडिएट फॉर्म्स, ठीक है। ये वाला ये ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि ज़ाहिर है डिसकंटिन्यूस और डिस्टिंक्ट ये थोड़ा सा, अगर आप सिर्फ ये इंग्लिश भी आपको समझ आती हो तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग platelets except, options are irregular shape, small pieces of cell, stop bleeding by forming clots, dengue fever, virus reduces number of platelets, different types, size and shapes platelets. तो थोड़ा सा आप इसको एनालाइज करें ऑप्शंस को तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। इरेगुलर शेप की अगर हम बात करते हैं तो प्लेटलेट्स जो हैं दे कैन हैव इन इरेगुलर शेप, सो इसलिए ये तो ठीक है, मतलब प्लेटलेट्स के लिए ये ठीक हो सकता है। दूसरा ऑप्शन है स्टॉप ब्लीडिंग बाय फॉर्मिंग क्लॉट्स, प्लेटलेट्स प्ले अ की रोल इन स्टॉपिंग ब्लीडिंग, तो ये भी उसके लिए ठीक है। तीसरा है डेंगू फीवर वायरस रिड्यूसेस नंबर ऑफ प्लेटलेट्स, दिस इज़ ट्रू, बिल्कुल ये भी ठीक है। चौथा जो है डिफरेंट टाइप साइज एंड शेप्स, दिस स्टेटमेंट इज़ नॉट एक्यूरेट बिकॉज यहाँ पर जो साइज़ है वो तकरीबन एक जैसा होता है, तो इस वजह से ये जो ऑप्शन है लास्ट वाला दैट इज़ नॉट करेक्ट। तो चूंकि उन्होंने एक्सेप्ट की बात की थी तो इस वजह से हमारे लिए जो करेक्ट ऑप्शन है वो इनमें गलत है। बड़ी टेक्निकल चीज़ है यहाँ पर और ऐसे क्वेश्चंस बड़े ट्रिकी होते हैं। सो दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन हेयर। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन है ब्रास इज एन एलॉय, इट इज़ मेड अप ऑफ, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ, तो ये मिक्सचर होता है कॉपर और जिंक का। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग टाइप ऑफ सॉयल, सो 3 गलत होंगे, एक सही होगा। फर्स्ट ऑप्शन इज क्ले इज यूज टू मेक्स ग्लास, सेकंड इज silt is good for cultivation, third is sand is used to make pottery, all types of soil can be used to make glass। तो इसमें आपके पास सिर्फ एक ही करेक्ट है और वही आपका करेक्ट ऑप्शन है विच इज silt is good for cultivation। Okay, next question is mangroves are small tree that grow in which area? Coastal, desert, dam, forest। तो इसमें आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज द कोस्टल एरियाज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ज़ीब्रा, रैट एंड गोट ऑक्यूपाई विच मेन लिंक ऑफ फूड चेन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो ये फूड चेन का सेकंड लिंक जो है वो कंटेन करते हैं। अच्छा, यहाँ पर फिर मैथमेटिक्स के कुछ एक क्वेश्चंस हमारे पास सामने आ गए हैं।
Question is, find the value of k if the sum of the square of the roots this x square minus 3kx plus 4k square is equal to 0 is equal to 16. तो अब यहाँ पर सोल्यूशन में जिस तरह से वैल्यूज़ दी गई हैं उसमें सम ऑफ द रूट्स जो हैं sum of the roots, square of the roots of this is 16. So alpha plus beta जो है sum of roots वो हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस बी बाई ए, तो ज़ाहिर है माइनस बी जो है वो 3 माइनस बी है और ए की वैल्यू 1 है, सो दैट विल बी 3k और प्रोडक्ट जो है अल्फ़ा बीटा दैट विल बी इक्वल टू 4k स्क्वायर. ठीक है, तो यहाँ पर पॉइंट ये है कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रूट्स, सो क्या है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. तो ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो है ये अब हमने क्या करना है, आगे लेकर जाना है, चेक करना है. तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर में हमें अल्फ़ा और बीटा की अलग-अलग वैल्यू तो मौजूद नहीं है, तो हम आइडेंटिटी इस्तेमाल कर लेंगे दैट कैन बी इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा. ठीक है, जिस तरह हम कंप्लीटिंग स्क्वायर में करते रहते हैं. सो इसमें आप देखें कि अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, कितनी है 3k, इसका स्क्वायर हो जाएगा. अल्फ़ा बीटा की वैल्यू भी मौजूद है 4k स्क्वायर, तो यहाँ से रिज़ल्ट आ जाएगा 9k स्क्वायर माइनस 2 4 ज़ार 8k स्क्वायर. और चूँकि ये जो जवाब था अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वो ऑलरेडी गिवन है कि ये 16 के बराबर है, तो ये 16 के बराबर हो जाएगा. ज़ाहिर है 9 से आप 8 लेकर जाएंगे तो ये बनेगा k स्क्वायर इज़ इक्वल टू 16. जब आप k की वैल्यू निकालेंगे सो दैट विल बी प्लस माइनस 4. ये मैंने यहाँ पर जो लिखा हुआ था थोड़ा सा गलत हो गया था. सो बेसिकली ऑप्शंस आपके पास आएंगे प्लस माइनस 4 वाले, ये पी एम मैंने प्लस माइनस के लिए लगाया था, सो दैट इज़ प्लस माइनस 4. ठीक हो गया. ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर इज़ इनवर्स वेरिएशन बिटवीन x एंड y. व्हेन x इज इक्वल टू 3 y इज इक्वल टू 7. फाइंड y व्हेन x इज इक्वल टू 5. तो इनवर्स वेरिएशन अगर है तो इनवर्स वेरिएशन में होगा क्या, x y इज इक्वल टू k के बराबर होगा. ठीक है, ये आपके पास इनवर्स रिलेशन के इक्वेशन है. सो x की वैल्यू जब 3 है तो y 7 हो जाएगा, तो k की वैल्यू हमें मिल जाएगी यहाँ से 3 मल्टीप्लाइड बाई 7 इज़ इक्वल टू 21, जो कि k की वैल्यू आपको मिल गई. तो k की वैल्यू जब आपको मिल गई तो नेक्स्ट टाइम जब आपने क्या करना है x y इज़ इक्वल टू k करना है, तो x की वैल्यू आप नेक्स्ट टाइम लगा दें 5, y इज़ इक्वल टू 21 एंड दैट विल बी y 5 दोनों साइड पे डिवाइड कर दें 21 बाई 5, तो 5 4 ज़ार 21, सॉरी 5 4 ज़ार 20.1, तो ये 10 हो जाएगा, तो ये 4.2 आपके पास इसका करेक्ट जवाब आएगा. ठीक हो गया, फिट है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ यूनिवर्सल सेट इज ए बी सी ई एफ जी एंड सेट ए इज बी ई एफ and set B is A, B, C, then find A intersection A prime intersection B prime. तो इस सॉल्यूशन में सिंपल सी चीज़ है कि आपने पहले क्या करना है, A प्राइम मालूम करना है. तो A प्राइम क्या हो जाएगा U माइनस A. ठीक है, तो वो वैल्यू आपके पास क्या आएगी B E स्मॉल में लिख दूँ B E और F. ठीक है, क्यों, क्योंकि ज़ाहिर है बी ई एफ जो है, सॉरी बी ई एफ तो ए के बराबर बेसिकली ए है, दिस इज़ नॉट ए प्राइम में. ज़ाहिर है ये बी ई एफ हम वहाँ से क्या कर देंगे, हटा देंगे, तो ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा ए सी और जी. ठीक हो गया. फिर उसी के बाद बी कॉम्प्लीमेंट में से क्या करना है, इस यूनिवर्सल सेट में से बी के नंबर्स ये जो एलिमेंट्स है ये हटा देंगे,
तो बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास हो जाएगा ई एफ और जी। और फिर उसके बाद हमने क्या करना है ए इंटरसेक्शन ए प्राइम इंटरसेक्शन बी प्राइम। सो जाहिर है इस दोनों के इंटरसेक्शन में अब आपको पता चल चुका होगा ए सी जी और ई एफ जी, इसमें सिर्फ और सिर्फ जी ही कॉमन आ रहा है। सो आपके पास करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। An arc length 6 centimeter of a circle subtends an angle theta at the center O of diameter 4 centimeter. Find the value of theta. तो इस केस में सिंपल रिलेशन है S इज इक्वल टू आर थीटा। डायमीटर 4 है तो रेडियस हो जाएगा 2। थीटा की वैल्यू मालूम करना है तो थीटा विल बी इक्वल टू S बाई आर। एस है आपके पास आर्क लेंथ 6 सेंटीमीटर, उसको रेडियस मतलब 2 पे डिवाइड कर दें तो जवाब आपके पास आ जाएगा 3 रेडियंस। ठीक है, क्योंकि 2 3s आर 6 और 3 रेडियन मतलब आपके पास ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन होगा। द लेंथ ऑफ रॉड इज अबाउट 250 सेंटीमीटर। व्हाट विल बी इट्स लेंथ इन मीटर्स? सो सिंपल सी बात है यहाँ पर कि 250 सेंटीमीटर आपके पास लेंथ है। 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर के, या 1 सेंटीमीटर होता है 1/100 मीटर्स के। तो सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है तो 250 लिख लें और सेंटीमीटर की जगह लगा लें 1/100, मीटर आ जाएगा। 10 10 कैंसल, 25/10 और यह आ जाएगा 2.5 मीटर्स। तो ये जी जल्दी से आपको ये जवाब मैं प्रोवाइड कर दूँ। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज the length of a rice grain is 0.9 centimeter. If Samir has 10, 100 and 1000 such grains of rice, calculate the total length of the rice grains. So पहले केस में सिंपल सी बात है कि 9 को 0.9 को 10 से मल्टीप्लाई कर दें। आपको क्या मिलेगा? 0.9 में 0.9/10 और 10 ये 10 मैंने नीचे इसके लिए लगा दिया है तो ये आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद आ जाएगा 0.9 के लिए आप 100 से भी उसको मल्टीप्लाई कर दें। इधर मैं इसको हटा देता हूँ तो ये आ जाएगा 90 सेंटीमीटर। इसी तरह से तीसरे केस में इसी 0.9 को 1000 चावलों के दावनों से भी मल्टीप्लाई कर लें। ये भी 9.9 के लिए 10 नीचे लगा दिया और यह हो जाएगा 900 सेंटीमीटर। अब ज़ाहिर है तीनों को ऐड कर लें। सो 900 प्लस 90 और प्लस 9 तो 999। तो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है दैट विल बी 999 सेंटीमीटर। ठीक है, और अगर मीटर्स में होता तो इसी के मुताबिक आपका लगे। यहाँ पर सेंटीमीटर में ही जवाब है तो कोई मसले की वाली बात नहीं है। Okay, next question is the square shaped parking area is 225 square meter. Find the cost constructing a tiled path around it and the rate of 235 per meter. So इसमें जी हमने क्या करना है? कुछ समझ आ रही है आपको? हाँ चलो आ जाएगी। चूँकि एरिया है तो पहले आप इसके एक साइड की पहले लेंथ मालूम कर लें, क्योंकि ज़ाहिर है इसके गिर्द हमने कुछ टाइलें लगानी हैं। तो साइड लेंथ जो है ये तो आप 225 स्क्वायर मीटर का क्या कर लें, स्क्वायर रूट निकाल लें तो ये आपके पास आ जाएगा 15 मीटर। ठीक है, सो फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड। चूँकि स्क्वायर है तो सारे सबका 15 हो जाएगा। अब चूँकि इसका हमने इर्द गिर्द लगाना है तो पेरीमीटर हो जाएगा 15 4 60। 4L होता है पेरीमीटर तो ये 60 मीटर हो जाएगा। ठीक है, सो अब कॉस्ट मालूम करनी है 60 मल्टीप्लाइड बाई 235। सो 60 मीटर और ज़ाहिर है 60 मीटर है पर मीटर 235 है, रुपीज़ है ये वाला जो दिया गया है। तो यहाँ से आपको आ जाएगा जवाब मिल जाएगा 14,100। ये जवाब आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है। The next question is a company gives 25,000 rupees bonus to each of its employee annually
If company increases bonus in ratio 5:4, what is that did each person get? So इसमें आप देखें जो 25,000 का बोनस है, ठीक है, वो किस रेट से किस रेशो से इंक्रीज होता है? 5/4 रेशो से, ठीक है। सो हर एक बंदे को जो मिलता है वो किस तरह से मिलेगा? आप इसको मल्टीप्लाई कर दें। सो इस मल्टीप्लिकेशन से आपको जवाब मिलेगा 31,250, ठीक है। सो व्हाट इज दैट डिड ईच पर्सन गेट, ठीक है। तो ये चीज़ जो है वो हमारे पास इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द अल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रेपेजियम if the length of its two bases are 14 centimeter and 18 centimeter respectively. The area of the trapezium is 48 square centimeter. So जी क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि आपने पहले तो इसका निकाल लें कि एरिया का फार्मूला क्या है ट्रेपेजियम का। वो है 1/2 बेस 1 प्लस बेस 2 मल्टीप्लाइड बाई हाइट। सो जो दोनों बेसिस दिए गए हैं वो 14 और 18 हैं, एरिया भी दिया गया है 48। तो इसमें ज़रा वैल्यूज पुट कर लें। तो 48 इज़ इक्वल टू 1/2 और 14 जमा 18 हो जाएंगे 32, ठीक है। इनकी जगह में मैंने वैल्यूज़ लगा दिए डायरेक्टली। और इनटू हाइट ये 16 हो जाएगा। और फिर एच की वैल्यू जब मैं मालूम करूँगा तो 16 पे डिवाइड कर लें, ठीक है। जल्दी जल्दी मैं कर रहा हूँ ताकि स्टेप्स इतने मुश्किल नहीं है। सो एच की वैल्यू 3 आ जाएगी, सिंपल सी बात है। तो आपको जवाब मिल जाएगा। किधर है जवाब लिखा हुआ? ये पड़ा हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज एसिड रेन रेफर्ड टू एज अनसीन प्लैग? इट कैन रिमेन अनडिटेक्टेड इन एन एरिया फॉर ईयर्स. It spreads very quickly. It makes people sick suddenly. It is visible only at night. So इसमें जी आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है that is it can remain undetected in an area for years, ठीक है। ऑप्शन करेक्ट ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following is an example of point source for pollution? Cars, industries, buses, ships. तो जनाब आली डिस्टेंट इंडस्ट्रीज़ जो है ना वो पॉइंट सोर्स है, बिल्कुल एक जो है ना पोल्यूशन है, बिकॉज दे एमिट पोल्यूटेंट्स फ्रॉम अ स्पेसिफिक आइडेंटिफाइबल लोकेशन। एक ही पॉइंट पर फिक्स होते हैं, बाकी सारी चीज़ें जो है ना वो मूव कर रही होती हैं। सो दैट इज़ पॉइंट सोर्स मीन्स स्टैटिक। और ये जो वैल्यू है ये तकरीबन 70 के करीब आती है, ठीक है। कॉमन साइंस ऑफ थ्रेडवर्म include an intense itchy feeling around which part of the digestive system? Anus, rectum, colon, jejunum. So that is the point, the rectum, ठीक है। Okay, next question is which bacterial disease is also known as lockjaw? Tetanus, diphtheria, typhoid, cholera. So चूँकि bacterial disease also known as lockjaw, that is called as tetanus, ठीक है। और फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है अगेन a rare bleeding disorder in which the blood doesn't clot normally is leukemia, anemia, TB, hemophilia. So इसमें जी करेक्ट ऑप्शन है हेमोफीलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which one of the following is regarded as a first step before someone gets into some serious drug addiction? Heroin, smoking, stimulus, opioids. So इसमें जी आपके पास है करेक्ट ऑप्शन स्मोकिंग। फिर उसके बाद फाइनल क्वेश्चन मेरे ख्याल में आ रहा है दैट हाउ मैनी muscles are estimated to be involved in smiling? 3, 7, 14,
एंड 17। सो जी काफ़ी ज़्यादा मसल्स जो है ना वो स्माइलिंग में यूज़ होते हैं, इसलिए हंसा करें और हंसाया करें, ठीक है। अच्छी एक्सरसाइज है ये। सो काफ़ी मुझे मेरे ख्याल में क्वेश्चंस टफ थे, ठीक है। और साइंस में तो ये बिल्कुल फ़िज़िक्स को देखते तक नहीं है। ऑल्दो फिज़िक्स इज़ माय ओन सब्जेक्ट, लेकिन इतना बुरा नहीं होना चाहिए फ़िज़िक्स के साथ। एनीवेज़, आपके सामने है सब कुछ, ठीक है। कोशिश करें, मेहनत करें। जो फ्यूचर में भी कैंडिडेट्स आएंगे उनके लिए भी ये मशवरा है कि जब भी आप टेस्टों के लिए अपीयर होते हैं, लर्निंग, बुक रीडिंग और फिर MCQs की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।